सो हेलो बच्चों, वेलकम। मैं संदीप सर, आपका मैथ्स टीचर, आपका स्वागत करता हूं इस टारगेट सीरीज के अपने आज के लेक्चर में। आज का अपना टारगेट सीरीज का लेक्चर होगा इस लेसन पे, जिसका नाम है डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन का ये लेक्चर होने वाला है अपना। देख लेते कि सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा कि जिस क्वेश्चन को आपको जिस क्वेश्चन के टाइप को आपको देख के जाना होगा सीईटी में, जो टाइप बार बार रिपीट होते जा रहा है, ऐसे हम बात करेंगे। देखो, अगर मैं इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2023 का, ये अपना ये डाटा है अपना 2023 का। ठीक है, ये 2023 का डाटा है। तो अलग अलग शिफ्ट में 23 का अपना एग्जामिनेशन हुआ था। तो शिफ्ट वाइज कितने क्वेश्चन आएंगे ये सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है, और दिस इज सेम फॉर application of definite integration, सेम फॉर application of definite integration। इसका मतलब कि टोटल 11 क्वेश्चन आए थे, सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। तो ये सेम पैटर्न है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। मतलब लगभग आप ऐसे मान सकते हो कि एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन पे और एक क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। मतलब ये दो क्वेश्चन आपके सीईटी में कवर होने वाले। इस लेसन को पढ़ने से पहले आपका क्या परफेक्ट होना चाहिए? आपका परफेक्ट होना चाहिए इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। तभी आप ये लेसन पढ़ सकते हो, तभी ये लेसन आपको अच्छे से आप कर सकते हो। याद रखना। तो क्या क्या कवर करना पड़ेगा? तो अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है ना। पहले तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो इंडिफिनेट वाला फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो। तो इवेल्युएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो अलग अलग आपके इंडिफिनेट इंटीग्रेशन के टाइप्स है ना, अलग अलग मेथड से, अलग अलग टाइप से, उसका कैलकुलेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो सर। बाय पार्ट्स तो आपको पता है इंडिफिनेट से आता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा ये होगा इस लेसन में, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके की 6 प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है। तो यहां तक देखो, ये जो दो टॉपिक्स है ना, ये तो इनडिफिनेट वाले चैप्टर से ही कवर हो जाएंगे। यहां दोनों में भी इनडिफिनेट वाला ही काम करना है, सिर्फ एंड में जाके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी होती है। लेकिन इस चैप्टर में नया क्या है? नया है प्रॉपर्टीज पढ़ना और उसे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना, है ना। 6 टाइप की प्रॉपर्टीज है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप किसके साथ डील करते हो? एरिया अंडर कर। आपको एक कर इक्वेशन दिया होता है, 2 एक्स लाइंस दी होगी, तो आपको लिमिट, आपको पता है कि जो शेडेड एरिया होगा एक कर के नीचे वाला, विद इन 2 एक्स लाइंस या विद इन 2 वाई लाइंस, जो शेडेड एरिया होगा उसे फाइंड करने के लिए आप यूज करते हो डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो देखो, थ्योरी पार्ट में सबसे पहले मैं वही बताने वाला था आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ठीक है, देखो, मैंने बोला था आपको 6 प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसके ऊपर ध्यान ध्यान देना है। ये सबसे ज्यादा बार यूज होने वाली ये दो प्रॉपर्टीज है। सबसे ज्यादा बार ये दो प्रॉपर्टीज यूज होती है। मैं कई बार अपने लेक्चर्स में आपको बताता हूं कि इसे कहा जाता है किंग्स रूल। इसे कहा जाता है किंग्स रूल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है। अभी यहाँ पे 8 दे रखी है, लेकिन ये पहले दो प्रॉपर्टीज को कुछ खास नहीं है, नीचे की प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी हुई, फिर ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये देख लो। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो इस लेसन में नया आपको वही करके जाना है। एरिया अंडर कर, देखो अभी मैंने बोला था कि जैसे इस शेडेड एरिया को आपको निकालना है, तो विद इन 2 एक्स लाइंस, तो लिमिट बनेगी ए टू बी, अंडर विच कर, जिस कर के अंडर होगा उसका वाई इक्वेशन। तो ये मिला एरिया। विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे तो
मतलब इस वाले को मैं हटा ही देता हूँ, इस वाले को मैं हटा ही देता हूँ। मैं मेरे एंड से बता देता हूँ आपको कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाला केस होता क्या है। देखो, विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाला केस, अब यहाँ पे आपने विथ रिस्पेक्ट टू यक्स डिफरेंशिएट किया। जब आपका एरिया दो यक्स लाइंस के बीच में बाउंड होता है, तो ए टू बी यानी यक्स लाइंस, तो आपको यहां लेना होता है वाई इक्वेशन। वाई इक्वेशन यानी कि एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वेशन यानी कि एफ ऑफ एक्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको जो एरिया होता है वो आपको कैलकुलेट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। कैसे? देखो, अगर यहां हम देखें कि ये दो लाइन्स है आपके पास, ऐसी दो लाइन्स है, मान लो ऐसे दो लाइन्स है, ठीक है, और ये आपका कर्व इक्वेशन है ऐसे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो समझो ये वाला है c, ये वाला है d, यानी कि ये लाइन हुई y इक्वल टू c, ये लाइन हुई y इक्वल टू d। और मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो मुझे इस वाले एरिया को निकालने के लिए अब इस बार ये वाला जो शेडेड एरिया होगा, इंटीग्रेशन बनेगा c टू d। देखो, अब मैं डील कर रहा हूं y लाइंस के बीच में, y लाइंस के बीच में, और किस कर के अंडर है? उसका x इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी इस बार हम लेंगे x इक्वेशन, तो पूरा y में ही कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपने लिमिट्स ली y लाइंस, यहां मैंने लिमिट्स ली थी x लाइंस, है ना। तो ये चीज आपको करनी होती है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं, जैसे कि आपको शायद पता होगा कि समझो ये आपकी x एक्सिस वाली लाइन है, ये x एक्सिस वाली लाइन है सर, और एक एरिया ऐसा है और एक एरिया ऐसा है। अब दोनों एरिया समझो सिमेट्रिक है, दोनों एरिया क्या है? सिमेट्रिक है। अब मैंने अगर इसे बोला A1 और इसे बोला A2, देखो सिमेट्रिक होने चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए। तो यहां पे रिक्वायर्ड एरिया आप निकालते हो A1 प्लस मॉड ऑफ A2। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे का जो एरिया होता है वो निगेटिव होता है, उसका आंसर निगेटिव ना बनने के लिए, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव होगा लेकिन कैलकुलेशन निगेटिव होता है, इसलिए मॉड लेना होता है। या फिर इस जगह पे आप सीधा ट्वाइस ऑफ A1 भी बोल सकते हो इस केस में। कभी कभी क्या होता है, ऐसे सैंडविच होता है, जब दो कर के बीच में सैंडविच एरिया होगा। अब देखो यहां पे यक्स लाइंस कौन सी है? ए टू बी। तो लिमिट्स क्या हुई? ए टू बी लिमिट हुई, ए टू बी लिमिट। तो यहां करना होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ये जो अपर कर्व है इसका वाई इक्वेशन, माइनस लोअर कर्व इसका वाई इक्वेशन। जैसे जब ऐसे सैंडविच आपको दिखे, सैंडविच दो कर्व के बीच में सैंडविच हुआ एरिया, तो आपको हमेशा अपर माइनस लोअर, अपर वाई माइनस लोअर वाई का इक्वेशन, यानी F1x F2x, ठीक है। अब ये हो आपका थियरी पार्ट। अब ये क्वेश्चंस तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाते जाऊंगा कि ये कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये पहला टाइप हुआ इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व करना। इसे, ये प्रॉपर्टी इवन ऑड वाला जो प्रॉपर्टी है ना, इवन एंड ऑड फंक्शन का एक प्रॉपर्टी अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उससे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद आती होगी, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब ब्रेक करना है, तोड़ना है, ऐसे, है ना। मैंने बी के लिए मैं इसे तोड़ सकता हूं। तो मॉडुलस जब आप खोलोगे, ये मॉडुलस जब आप खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि किस पॉइंट के लिए ब्रेक करना है। ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी बेस ही क्वेश्चन सीईटी में ज्यादा से ज्यादा बार पूछा जाता है। जो प्रॉपर्टी लगती होगी क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा देखते हुए जाना है। देखो स्टेप एक्स फंक्शन, इस बार भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी वही लगेगी। जब आपके पास मॉडुलस होगा, है ना, जब मॉडुलस होगा या स्टेप होगा, तो हमेशा आपको इसी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है, हमेशा याद रखो। फिर ये देखो, ये एरिया अंडर कर्व वाला
ये आपको पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये रिप्रेजेंट करता है अपवर्ड पैराबोला, है ना। तो थोड़ा सा मैं और एक चीज बता दूं, इसके पहले कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े, सबसे उसके भी पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए पैराबोला का थ्योरी एंड सर्कल का थ्योरी एंड इलिप्स का थ्योरी। ये तीन स्टैंडर्ड इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कोनिक सेक्शन में जाके थोड़ा सा मतलब ज्यादा तो डीप में नहीं चाहिए, लेकिन इंट्रोडक्शन लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स के इक्वेशंस कैसे होते हैं, इक्वेशन से कर कैसे निकालते हैं, इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में जब तक आपके पास कर ट्रेस नहीं होगा तब तक बात नहीं बनती, याद रखो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये पूरा आपका सीईटी के साथ ओवरव्यू हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला। मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे लेसन के साथ दूसरे टारगेट सीरीज के वीडियो में। थैंक यू।